हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस साइड नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइज़, आप सबको पता है कि हमारी सिविक्स की क्लासेस चल रही है, जिसमें मैंने आपसे सुबह डिस्कस किया था भाग 2 के बारे में। नागरिकता से ये संबंधित है। ठीक है, आप सबको पता है कि भाग 1 हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। उसमें मैंने आपको राज्य और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया है। तो पहले की वीडियो देख लीजिए और सुबह की वीडियो भी देख लीजिए। उसके बाद जो है आप ये वाली वीडियो देखेंगे तो आपका जो है नागरिकता का जो भाग है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और कल मैं आपको भाग 3, जिसमें आपको मौलिक अधिकारों के बारे में जो मैं कल पढ़ाऊँगी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। पहले सुबह की वीडियो देखिए, फिर अब की वीडियो देखिए। ठीक है, चलिए। सुबह मैंने आपको बताया था कि किस तरह जो है हम नागरिकता को जो है प्राप्त कर सकते हैं भारत में। क्या क्या चीज़ें जो ज़रूरी हैं कि वो चीज़ें देखकर आप कह सकते हैं कि हाँ, हम भारतीय हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊँगी, हम आगे अब इसको कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले एक टर्म आपको दिख रही होगी अपनी स्क्रीन पर, NRC। इसका मतलब क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न। ठीक है, NRC में क्या होता है कि सिटीज़न जो हमारे भारत के नागरिक हैं, इसमें अपना पंजीकरण करवाते हैं कि वो क्या हैं, कि इसमें हमारे ये भारतीय इंक्लूड होते हैं कि हम भारत के वासी हैं। ठीक है, सिर्फ इतना ही है इसके बारे में जानने के लिए। अब बात करेंगे हम अनुच्छेदों के बारे में कि भाग 2 में जो है 5 से 11 जो अनुच्छेद हैं वो नागरिकता से संबंधित है। यही जो है आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि कहाँ से आ गए? ये आपके कंसेप्ट में से ही आते हैं। देखिए, भाग 1 में मैंने आपको राज्यों के बारे में बताया था और सारा मैंने कहा था कि जितनी भी चीज़ें हैं, राज्य से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, अगर उनकी सीमा निर्धारित करनी है, उनके नाम बदलने हैं या उनका प्रवेश करवाना है, किस राज्य को कितना इंक्लूड करना है, तो ये सारे कार्य कौन करता था? संसद करता था। इसी तरह हम अब बात कर रहे हैं भाग 2 की। आपको मैंने भाग के बारे में बताया था ना, संविधान में कितने भाग हैं, तो कमेंट सेक्शन में अब आप बताएंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं भाग 2 में, जिसमें हम नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। भाग 1 में जो है 1 से 4 अनुच्छेद के बारे में मैंने आपको जो है बता दिया है। अब मैं भाग 2 में जो है ये नागरिकता से जुड़ा हुआ है, जो अनुच्छेद इसमें आएंगे 5 से 11 आएंगे। तो ये 5 से 11 जो अनुच्छेद है वो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज ए ये नहीं है कि हम सिविक्स पढ़ रहे हैं तभी हमारे लिए जानना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। हम भारत के वासी हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किस अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है। सिविक्स को एज ए ये लिखिए कि हम भारत के वासी हैं, हमारे लिए जानना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब आपको समझ आ गया होगी कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो पहले की वीडियो देखिए, उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। और आप चैनल पर नए आए हैं इसलिए आपको मैं फिर से बता रही हूँ। ठीक है, और जो देख रहे हैं डेली वीडियो उनकी रिवीजन हो गई है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 5 के बारे में पढ़ते हैं। इसमें आपको मैं बताना चाहूँगी कि संविधान के प्रारंभ पर क्या नागरिकता थी, उस टाइम क्या प्रावधान थे। तो ये सब जो था, जब संविधान हमारा बना था तब उस टाइम क्या नागरिकता थी, तो ये सब कुछ जो है आपको अनुच्छेद 5 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 6 में आपको क्या मिलता है कि पाकिस्तान से आए नागरिकों के संबंध में, जो भारत में नागरिक आए थे, जो पाकिस्तान से आए थे, उनके संबंध में जितनी जानकारी है वो आपको अनुच्छेद 6 में देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 7 में आपको देखने को क्या मिलता है कि पाकिस्तान को जाने वाले नागरिकों के संबंध में। देखिए, यहाँ पर आए हुए नागरिकों की बात हो रही है। ठीक है, अनुच्छेद में 6 में जो है आपको आए हुए नागरिकों की बात हो रही है और 7 में आपको जाए हुए नागरिक की, जो चले गए हैं यहाँ से, भारत से चले गए हैं पाकिस्तान, तो उनके जाने वाले नागरिकों के संबंध में जितनी भी जानकारी है आपको अनुच्छेद 7 में देखने को मिलती है। अनुच्छेद 8 में ऐसा क्या खास है जो आपको जानना है कि विदेशों में जो रहने वाले भारतीय हैं उनके उद्भव के व्यक्तियों को नागरिकता देने के संबंध में। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि सारे भारतीय जो हैं मतलब हमारे भारत में ही रहते हैं। कुछ काम करने के लिए बाहर भी जाते हैं, जैसे कनाडा जाते हैं या और देश भी हैं जहां अपना जीवन यापन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि भारत में कितनी बेरोजगारी है। तो कुछ भारतीय जो हैं विदेशों में चले जाते हैं अपना अच्छा अर्न करने के लिए। तो वहाँ के जितने भी विदेशी हैं, अब विदेशी तो हम कहेंगे नहीं, विदेशी नहीं कहेंगे, विदेशी तो उनको कहेंगे जो उन्हीं मतलब उसी देश के हैं। विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं, जो हमारे भारतवासी हैं, उनके उद्भव के व्यक्तियों को नागरिकता देने के संबंध में। ठीक है, तो ये सब आपको कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 8 में। अब बात करेंगे अनुच्छेद 9 में कि ऐसा क्या खास है जो आपको जानना ज़रूरी है।
स्वेच्छा से विदेशों की नागरिकता प्राप्त करने वालों की भारतीय नागरिकता जो है समाप्त हो जाना। ठीक है। अब मैंने आपको अभी अभी बताया कि काम करने के लिए कई लोग जो है दूर देशों में चले जाते हैं। ठीक है। दूर देशों में चले जाते हैं, वो अपना जो है अर्न करने के लिए जाते हैं, अच्छा अर्न करने के लिए जाते हैं, तो वो स्वेच्छा से जाते हैं। ठीक है। और अगर वहाँ जाकर वो अपने विदेशों की अगर नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा जो उनकी भारतीय नागरिकता थी वो समाप्त हो जाती है। तो ये सब आपको अनुच्छेद 9 में देखने को सब कुछ मिलता है। ठीक है। अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 10 की, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जानना भी ज़रूरी है। नागरिकता का बना रहना। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो है आपका जो आता है अनुच्छेद 10 में आता है, जो भी आपकी नागरिकता है जिससे उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं आपको अनुच्छेद 10 में देखने को मिलती है। अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 11 की। उसमें ऐसा खास क्या है कि संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। देखिए, यहाँ भी अगर आपको कानून बनाने की बात कही जा रही है तो वो संसद ही कार्य कर रही है। इसी तरह जब मैंने आपको भाग 1 में राज्यों के बारे में पढ़ाया था, उसमें अनुच्छेद 1 से 3 थे, चौथा जो है आपका अनुच्छेद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसमें भी जितनी शक्तियाँ दी गई थी वो सारी की सारी शक्तियाँ संसद को दी गई थी। और अगर हम बात करें भाग 2 में अनुच्छेद 11 जो कि नागरिकता से जुड़ा हुआ है, इसमें भी जो उसको शक्ति प्रदान की गई है तो वो भी संसद को दी गई है नागरिकता संबंधी। आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए अब मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि रिवाइज कीजिए। 5 से 11 जो है आपके अनुच्छेद हैं ये नागरिकता से संबंधित है। एक एक अनुच्छेद से आपका एक एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ अब लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब बात करेंगे हम एनआरआई। ज़रूर आपने नाम सुना होगा, एनआरआई है वो, बहुत अच्छा है वो, दूसरे देश से आया है। तो ये एनआरआई है क्या, जिनको हम कहते हैं ये नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं, गैर निवासी भारतीय होते हैं। मतलब ये भारत में नहीं रहते हैं, ये दूसरे देशों में रहते हैं, तो हम कहते हैं ये एनआरआई है। कहते हैं ना हम, अब आपने कई मूवीज़ भी देखी होंगी, उसमें कहते हैं मैं तो एनआरआई से शादी करूँगी, कहते हैं, बहुत ऐसी मूवीज़ हैं। तो एनआरआई क्या है, एक आर्थिक शब्दावली है। इनको एक छूट दी जाती है, सिर्फ टैक्स के लिए इनको छूट दी जाती है जो हमारे भारत में नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं या आप किसी भी पोस्ट पे हैं तो आपको जो है टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन इसमें एक खास बात क्या है कि एनआरआई को टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 के तहत एनआरआई को टैक्स में छूट दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेगा कि किस एक्ट के तहत एनआरआई को टैक्स में छूट दी गई है, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग एनआरआई को टैक्स में छूट दी गई है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊंगी कि अगर कोई भारतीय, अगर मान लीजिए 6 महीने हो गए विदेशों में जाते हुए भारतीयों को, ठीक है, तो वो किसी भी देश में निवास कर रहे हो, कि 6 महीने अगर हुए हैं ना, तब ये चीज़ जो है लागू होगी, तब हम उसको कहेंगे कि भाई एनआरआई है। ठीक है, समझ रहे होंगे। अब बात करेंगे हम ओसीआई की। ओसीआई ऐसा खास क्या है, देखिए मैंने क्लासेस के आपको अकॉर्डिंग किया था, जब मैंने कोर्स जब बनाया था अपने अकॉर्डिंग बनाया था। ठीक है, कि मैं आपको ऐसे ऐसे करूँगी, लेकिन वही बात है कि आपको जल्दी जल्दी करवाना है। ठीक है, तो ओसीआई क्या है, ओसीआई है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी कि सीमा परिय है। ओवरसीज बिल्कुल परे हो गई है, सीमा परिय जो है भारतीय नागरिकता। ठीक है, इन्हीं को जो है बहुत अच्छे अच्छे फंडे दिए जाते हैं, वो आपको आगे वीडियो में पता लगेगा। पीआर भी आपने ज़रूर सुना होगा, ये टर्म सुनी होगी, आपके कोई करीबी होंगे अगर वो विदेशों में जा रहे हैं तो वो पीआर के लिए बहुत ज़्यादा जो है मतलब कि टेंशन में रहते हैं कि पीआर मिल जाए। तो पीआर है क्या, पीआर है परमानेंट रेजिडेंटशिप। ठीक है, इसमें क्या खास होता है कि जहां हम रह रहे हैं, किसी कनाडा में गए हैं या और कोई भी देश अगर वो गए हैं, तो वो ये चाहते हैं कि हमें क्या मिल जाए, पीआर मिल जाए, कि हम वहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप भारत में रह रहे हैं तो आपका एक परमानेंट एड्रेस है ना, तो इसी तरह विदेशों में पीआर है। ठीक है, अब बात आएगी कि विदेशों में कितने प्रकार के लोग रहते हैं। तो विदेशों में 2 तरह के लोग रहते हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो क्या है, भारतीय सिर्फ जो निवास कर रहे हैं, नागरिकता भारतीय, ओनली वही पीपल हैं, ये वही लोग हैं जो सिर्फ भारतीय ही निवास कर रहे हैं, तो उनकी नागरिकता कैसी है, भारतीय है। दूसरे प्रकार के लोग कौन से हैं कि जो भारतीय निवास जो है विदेश में है, विदेशी नागरिकता है। ठीक है, भारतीय निवास विदेश में है,
भारतीय जो है विदेशों में रह रहे हैं और उनकी जिसकी विदेशी नागरिकता है, यहाँ पे नागरिकता इनकी भारतीय है। अब मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि अगर कोई अपनी स्वेच्छा से, मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया कि अगर कोई स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो जो उसकी कहते हैं जो भारतीय नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। मैंने आपको अभी पढ़ाया, तो आप खुद ही इतना जो अंडरस्टूड आपको हो गया होगा। तो उसी हिसाब से दो तरह के लोग होंगे ना, कि एक तो वो होंगे कि जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से अपनी नागरिकता को नहीं छोड़ा, तो वो भारतीय नागरिकता के अंतर्गत आएंगे। एक वो हो गया कि विदेशी नागरिकता है, वो अपनी स्वेच्छा से विदेशी हुए हैं, तो वो दो मतलब दूसरी कैटेगरी में आ गए। ठीक है, चलिए, भारतीय जो निवास है अगर विदेश में है तो विदेशी नागरिकता है। इन व्यक्तियों को जो है ओसीआई मिली है। ठीक है, ओवरसीज सिटीजनशिप। ठीक है, तो ये आपको मिली है ऑफ इंडिया, तो ये आपको मिली है सीमा परिय भारतीय नागरिकता जो है ओसीआई इनको मिली है। इसमें क्या होता है कि सिर्फ उन्हीं देशों में निवास करने वाले को दी जाएगी जिसमें दोहरी नागरिकता है। ओसीआई सिर्फ उन्हीं को ही दी जाती है जिसमें दोहरी नागरिकता है। मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ कि जो भारत है हमारा वो एकल नागरिकता है। अगर आपने सुबह की वीडियो देखी है तो भारत एकल नागरिकता है, सिर्फ उसमें एक ही नागरिकता है। लेकिन ओसीआई जो है वो सिर्फ उन्हीं देशों को दी जाती है जिसमें दोहरी नागरिकता है। तो ये विदेश में दो तरह के लोग रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को जो है ओसीआई दी जाती है। ठीक है, दोहरी नागरिकता अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर बाकी सभी देशों को दी जाती है। ठीक है, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से ऐसे देश हैं कि जहाँ पर आपको ओसीआई नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, अफगानिस्तान दे दिया, पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया और चौथा कोई और दे दिया और कहें कि आपको गलत पहचानना है, तो चौथा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को प्रदान की जाती है ओसीआई। पाकिस्तान, अफगानिस्तान वही बात है, इन तीनों को छोड़कर अप्लाई आप कर सकते हैं। इसमें क्या है, ओसीआई क्या है, सीमा पर यह है कि दूसरे देशों में जा रहा है, तो ये है क्या, इसमें ये है आपको लाभ कि ये बिना वीज़ा के कहीं भी भारत में आ जा सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको ये लाभ है कि बिना वीज़ा के आप भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम ओसीआई की। क्या आपको मैं आपको बताऊंगी कि ओसीआई और जो एब्सोल्यूट सिटीज़न होते हैं, जैसे हम हैं एब्सोल्यूट सिटीज़न है ना हम अपने भारत के। ठीक है, हमारा कोई ओसीआई से लेना देना तो है नहीं। हमें अगर कहीं भारत में आना जाना है तो हम वीज़ा अपना लगवाते हैं ना। अब मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ। ठीक है, वीडियो को दोबारा देखिएगा अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमारी कैटेगरी क्या है, यानी मैं अपनी बात करूँ तो मेरी कैटेगरी क्या है, मैं तो एब्सोल्यूट सिटीज़न हूँ, मैं ओसीआई नहीं हूँ। ओसीआई में तो ये होगा कि आपको क्या कहेंगे कि आप मतलब बिना वीज़ा के आ जा सकेंगे। अगर मुझे किसी और देश में जाना है तो पहले मुझे अपना वीज़ा लगवाना पड़ेगा और मुझे दोहरी नागरिकता भी प्राप्त होगी। मैं क्यों दोहरी नागरिकता प्राप्त करूं, मैं तो भारत की वासी हूं। मेरे पास तो एकल नागरिकता है और मेरे पास ऐसी क्या चीज़ है जो ओसीआई के पास नहीं होती है, तो वही मैं आपको बताऊंगी अब। तो क्या है कि जो ओसीआई होते हैं वो संवैधानिक पद नहीं ले सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का हो गए और जो भी जितने पद है वो नहीं ले सकते हैं। एब्सोल्यूट सिटीजन संवैधानिक पद ले सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारी आज की जो है राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। आप सबको पता होगा कि वो कैसी आदिवासी हैं, वो कैसे मतलब कल्चर से आई हैं। जेंडर का भी उन पे इशू, अच्छा रंग रूप भी उनका कोई मायने नहीं रख रहा, कुछ भी नहीं है, नथिंग। आप देख सकते हैं कि उनके जहाँ वो रह रही है तो वहाँ तो मतलब कहेंगे कि लाइट्स भी नहीं आती हैं जहाँ वो रहती हैं, जहाँ वो रही हैं। ठीक है, और आज वो हमारी देश की क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो आप अब देख सकते हैं कि इसमें क्या है, वो एब्सोल्यूट सिटीजनशिप में आती हैं। हम भी आते हैं, अगर हम भी मेहनत करेंगे तो कल को हम भी आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, अब मेरी बात को आप समझ गए होंगे। इसमें ओसीआई वालों के लिए और क्या है कि इनको मत का अधिकार नहीं होता है, लेकिन हमें मत का अधिकार है। सरकारी नौकरी इसमें नहीं ले सकता है और हम सरकारी नौकरी ले सकते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, आप उसी की तो तैयारी कर रहे हैं। तो सरकारी नौकरी जो है हम ले सकते हैं, लेकिन ओसीआई वाले जो हैं सरकारी नौकरी नहीं ले सकते। आगे बात करूंगी मैं एंग्लो इंडियंस की। ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये एंग्लो इंडियंस क्या है। लेकिन पहले जो था हमारे राष्ट्रपति जो है इनको मनोनीत करते थे, लेकिन अब नहीं करते हैं, लेकिन जानना ज़रूरी है। क्या है ये एंग्लो इंडियन, एंग्लो मतलब आंग्ल और इंडियन मतलब भारतीय।
वो अंग्रेज जो भारतीय नागरिकता जो है ले चुके हैं, ध्यान से पढ़िए, जो अंग्रेज हैं वो भारतीय नागरिकता ले चुके हैं, वो क्या कहलाएंगे? वो एंग्लो इंडियंस कहलाएंगे। स्वतंत्रता के बाद ऐसा खास क्या है? स्वतंत्रता के बाद जो हुआ, भारत में बसने वाले जो अंग्रेज हैं, इनकी जो संख्या है वो ना के बराबर में हो गई है, अब भारत में रह गई है। ठीक है, ना के बराबर है स्वतंत्रता के बाद। 1947 की मैं आपको बात बता रही हूँ यहाँ पे। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है संख्या ना के बराबर हो गई है, किसकी? अंग्रेजों की। और दूसरे हैं कि मिश्रित युगल से पैदा बच्चे, कैसे बच्चे पैदा होंगे? मेल है उसमें क्या होना चाहिए? विदेशी होना चाहिए, और जो फीमेल है उसमें इंडियन होनी चाहिए, यानी भारतीय होनी चाहिए। इन दोनों से जो बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा? एंग्लो इंडियन होगा। एंग्लो मतलब आपका ये अंग्रेजी, जैसे मैंने आपको बताया आंग्ल, और इंडियंस क्या है? भारतीय, तो एंग्लो इंडियन होगा। ये कंडीशन होनी चाहिए, तभी वो एंग्लो इंडियन कहलाएगा। ठीक है, 18वीं लोकसभा में आंग्ल भारतीयों को मनोनीत नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको अभी मैंने आपको बताया कि अब जो है मनोनीत नहीं करते हैं राष्ट्रपति, तो 18वीं लोकसभा में ये लागू हो गया था कि जो आंग्ल में ये भारतीयों को मनोनीत नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि एंग्लो इंडियन कौन होते हैं। सुना होगा, बार बार सुना होगा, एंग्लो इंडियन है कौन वो? आज पता लग गया होगा। ठीक है, अब भारत में कैसे नागरिक हैं? ठीक है, भारत में नागरिक हैं, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले हैं और विदेशी नागरिकता प्राप्त करने वाले हैं। और जो भारतीय नागरिक हैं उनको ही जो है मौलिक अधिकार मिलेंगे। ठीक है, जो मौलिक अधिकार है 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, वो जो मैं कल आपको पढ़ाऊंगी। यानी आप समझ गए, आप भारत के नागरिक हैं तो आपके मौलिक अधिकार है वो मैं कल आपको बताऊंगी। और विदेशी नागरिकता जो प्राप्त कर रहे हैं नागरिक, उनके पास ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी है जो हमें देखने को मिलेगी। देखते हैं। अवसरों की समानता पूरी है, वहाँ पर संवैधानिक पद प्राप्त नहीं कर सकते, अभी आपको पढ़ाया है। मताधिकार भी नहीं है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ये सब अधिकार इनको नहीं मिलेंगे। बाकी सभी अधिकार इनको मिलेंगे, जितने भी अधिकार है हमें मिलते हैं, बाकी इनको सबको मिलेंगे। ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जो इनको नहीं मिलेंगे जो विदेशी नागरिक हैं। हम भारतीय नागरिक हैं, हमें मौलिक अधिकार है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का कहीं भी हनन होता है तो हम क्या सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो मैं वो आपको कल की वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, अनुच्छेद 12 से जो 35 हैं वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, और ये भाग 3 की मैं आपसे जो है कल बात करूंगी। तो गाइस, कैसी लगी आज की वीडियो? मुझे लग रहा है कि आज आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि हमारा भाग 2 भी जो है आज बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में आपने जो है अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मैक्सिमम आप शेयर करेंगे, आपके जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं। चैनल को ग्रो करने में मेरा पूरा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपसे ही मैं हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप जो है मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब का अगर जो रेड बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, और ऑल पर आपने ज़रूर क्लिक करना है, तभी आपको मेरे चैनल पर जितनी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। साथ में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि कल जैसे अगर मैं आपको भाग 3 पढ़ाऊंगी, जिसमें मैं आपको मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ाऊंगी, और साथ में ही कल में आपको मैं सर्वनाम की पूरी वीडियो दे दूंगी, जिसमें मैं आपसे कॉन्सेप्ट प्लस में क्वेश्चन, मतलब कि अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो इसके बाद आपको सर्वनाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद बस आप ये जाइए कि गूगल में जाइए और सर्वनाम लिखिए, सर्वनाम MCQ, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन निकल आएंगे। और अगर नहीं आता तो दोबारा वीडियो देखिए। ये होता है पढ़ने का तरीका। आप कहेंगे कि अगर आप नए व्यूवर्स हैं, पहली बार वीडियो को मतलब पहली बार चैनल पर आए हैं, तो संज्ञा को पहले देख लीजिए, उसके बाद जांचें कि कैसे। अगर मान लो आपने संज्ञा का कंसेप्ट कर लिया है, उसके बाद अगर आप MCQ करते हैं गूगल पर जाकर, ठीक है, और मैं भी करवाऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करवाऊंगी, मैं भी करवाऊंगी। MCQ अगर आप करते हैं तो उसके बाद देखिए कि कहाँ पर आपकी गलती है, फिर दोबारा वीडियो देखिए, तो इससे आपके कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सुबह हम मिलेंगे भाग 3 में, जिसमें मैं आपको मौलिक अधिकार का पार्ट 1 दूंगी, और शाम को इसी तरह जो है हम अपना मौलिक अधिकार कंप्लीट कर लेंगे। हो सकता है मैं आपको आगे भी पढ़ा दूं। ठीक है, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।